हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब सेल्फी सिटी में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस और असम राइफल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, स्टडी जीके से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हमारी स्टडी जीके की सीरीज चल रही है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सितार वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सितार वादक हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सभी। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और उमा शंकर, ये तीनों लोग दोस्तों सितार वादक हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों कुछ और भी लोग हैं जिनको यहाँ पे लिखा नहीं गया है, उनके बारे में बता देते हैं। वो सितार वादक ही हैं। तो दोस्तों वो हैं सितार वादक हैं बंदे हसन, इनको आप लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। शाहिद हुसैन, ठीक है। विलायत खां, और दोस्तों हैं बुद्धिदित्य मुखर्जी, और एक हैं दोस्तों सजाद हुसैन। ठीक है दोस्तों, ये सभी लोग दोस्तों सितार वादक हैं, आप इनको लिख लेंगे। और हमने कोशिश किया है कि एक ही क्वेश्चन में दोस्तों सारे सितार वादक को बता दिया जाए। तो यहाँ पे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र ये तो है ही, और बाकी अभी जो बताया है वो लोग भी हैं सितार वादक ही हैं, आप इनको लिख लेंगे ताकि अब आगे से किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछे कि कौन है सितार वादक, कौन सितार वादक नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप इसका सही से आंसर दे सकें। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नागर शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों नागर शैली का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन है मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, खजुराहो मंदिर, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, क्योंकि मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर और खजुराहो मंदिर ये तीनों मंदिर दोस्तों नागर शैली पे ही बनाए गए हैं। नागर शैली का क्या होता है दोस्तों कि जो मंदिर का जो चौतरा होता है वो आयत के आकार का होता है, और इसकी डिज़ाइन इस तरह से की जाती है कि ऊपर मंदिर के जो ऊपरी हिस्सा है वो दोस्तों त्रिभुज के आकार का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है नागर शैली में इसी तरह के मंदिर बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या का, ठीक है दोस्तों, राम मंदिर जो बन रहा है ये भी दोस्तों नागर शैली में ही बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों, कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो किस शैली में बन रहा है, तो ये नागर शैली में बन सकता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है चंपारण बिहार, अहमदाबाद गुजरात, दक्षिण अफ्रीका, और चौथा ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन बताने से पहले हम कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। दोस्तों गांधी जी वकालत की पढ़ाई करके 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका गए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका गए किसी मुकदमे की पैरवी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इनके साथ कुछ ट्रेजिडी घटित हुई, कुछ घटनाएं घटित हुई, जिनके कारण यहाँ पे इनको अपना सत्याग्रह करना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला सत्याग्रह था वो आपका गांधी जी ने जो किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में किया था। और दोस्तों ये लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे, हमने आपको बताया था लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे दोस्तों। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है दोस्तों, ये जब दक्षिण साउथ अफ्रीका से दोस्तों जब वापस आए 1915 में, ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने चंपारण बिहार में 1916 में दोस्तों
चंपारण बिहार में इन्होंने भारत में पहला अपना सत्याग्रह आयोजित किया। तो दोस्तों अगर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कब प्रयोग किया था, तो दोस्तों अगर भारत का पूछेगा तो चंपारण बिहार हो जाएगा, और सिर्फ वैसे पूछेगा पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से अच्छी नॉलेज मिली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। आज़ादी के बाद 1948-49 में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे शिक्षा में सुधार के लिए जो दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो शिक्षा में सुधार के लिए 1948-49 में सरकार ने किस आयोग का गठन किया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा है राधा कृष्णन, तीसरा है नेहरू आयोग और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में दोस्तों, ठीक है, इन्होंने अपना शिक्षा में सुधार के लिए आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। तो वो आयोग का नाम है राधाकृष्णन आयोग। ठीक है दोस्तों। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है दोस्तों, हमने पहले ही बताया है, हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, ये अच्छे शिक्षाविद भी थे, उपराष्ट्रपति थे। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। और इनको ब्रिटेन की सरकार ने दोस्तों डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से भी सम्मानित किया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा है अब्दुल कलाम आज़ाद। ये दोस्तों हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है वालांगू, सरक्रीक, इंदिरा कॉल और चौथा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट या मिलियन पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो दोस्तों है वालांगू। वालांगू दोस्तों हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों वालांगू क्षेत्र। ठीक है, हम छोटा सा नक्शा बना के समझाते हैं आपको। यहाँ पे दोस्तों नक्शे पर मत जाइएगा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पे जो है वालांगू अरुणाचल प्रदेश का ये क्षेत्र है जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में है, गुजरात में पड़ता है। सरकी एक जगह है दोस्तों, ये हमारा पश्चिमी बिंदु है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब सर्किट हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। अब इंदिरा कॉल क्या है दोस्तों? तो इंदिरा कॉल है दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों क्या है? इंदिरा कॉल। ये दोस्तों काराकोरम पहाड़ी पर स्थित है। काराकोरम पहाड़ी दोस्तों कहाँ है? पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बना है दोस्तों तो ये अब आ गया है लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ी आती है। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में दोस्तों काराकोरम पहाड़ियाँ आती है। ठीक है, और इसी काराकोरम पहाड़ी पर दोस्तों इंदिरा कॉल है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, जिसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों काराकोरम पहाड़ी पे है। काराकोरम पहाड़ी दोस्तों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहले वाली जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनको ट्रांस हिमालय कहते हैं। इस ट्रांस हिमालय में दोस्तों एक काराकोरम पहाड़ी आती है और उस पर से जो तिब्बत की पहाड़ियाँ हैं वो भी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में ही आती हैं। ठीक है दोस्तों। अब इंदिरा पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, और ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान निकोबार, ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, निकोबार द्वीप समूह पर है दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद करेंगे दोस्तों, इसको लिख लेंगे, लिख के इसको
लंबे समय तक जिस अपने हिसाब से जिस हिसाब से याद रख सकते हैं इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। हमने यहाँ पे देखा कि मतलब एक ही क्वेश्चन में हम सारे पॉइंट को पूर्वी कौन है, पश्चिमी कौन है, दक्षिणी कौन है, उत्तरी कौन है, सारे को एक ही क्वेश्चन में ला के आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो दोस्तों पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह को कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा शुक्र, ठीक है दोस्तों। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं। शनि ग्रह है दोस्तों, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। घनत्व जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें घनत्व जो शनि ग्रह का घनत्व है वो सबसे कम है, घनत्व सबसे कम है दोस्तों, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है दोस्तों, ठीक है। 79 उपग्रह हैं बृहस्पति ग्रह के, और बृहस्पति ग्रह का रंग पीला है। इसको पीला ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है, ठीक है दोस्तों, गैनीमेड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको दोस्तों को भी इससे नॉलेज मिल सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से पूरी कर सकें। और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे, जो तारे टिमटिमाते हैं उनका कारण क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश का आंशिक परावर्तन, और चौथा ऑप्शन है नन, मतलब कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे जो टिमटिमाते हैं वो दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और हैं प्रकाश के अपवर्तन का, जैसे कि मतलब पानी में मछली दिखाई देती है लेकिन वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ नीचे ही रहती है, लेकिन वो ऊपर दिखाई देती है। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे गिलास में चम्मच रखा हुआ है, ठीक है, और वो चम्मच का मतलब सतह पे चम्मच का थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देना, ये भी दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन ही है। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। प्रकाश का पूर्ण परावर्तन दोस्तों, ये प्रकाश का पूर्ण परावर्तन दोस्तों उस एग्जाम्पल का देखते हैं, जैसे मृग मरीचिका। ये दोस्तों इसका फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का। मृग मरीचिका क्यों दिखाई देता है, तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन, इसका जो सही जवाब है वो है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, ठीक है दोस्तों। प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण मृग मरीचिका दिखाई देता है। मृग मरीचिका में तो दोस्तों आप यही समझेंगे कि जैसे राजस्थान के मरुस्थल में आप देखेंगे तो कुछ दूरी पे आपको लगेगा कि जो मरुस्थल पे जो बालू है उस पे पानी है दोस्तों, ठीक है। तो उस बालू पे दोस्तों जो पानी है उसकी परत पे ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो ऐसा जो प्रतीत होता है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। आप दोस्तों यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब आपको राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जीटी रोड पे आइए और जब कड़ी धूप निकली रहेगी तो आप देखेंगे कि कुछ दूर पे जहाँ पे आप हैं वहाँ से कुछ दूरी पे देखेंगे तो उस आपके जो जीटी रोड पिच वाला रोड बना रहता है उसमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क पे पानी गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन जब वहाँ पे आप जाते हैं तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो ये भी दोस्तों इसका एग्जाम्पल है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन का दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब देखते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों,
एक मिनट, ये दोस्तों करंट का ऑप्शन है, करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में भूमि अतिक्रमण किस राज्य में चर्चा का विषय है? तो दोस्तों हाल में भूमि अतिक्रमण किस राज्य में चर्चा का विषय है? तो ऑप्शन है पंजाब, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में दोस्तों क्या हुआ है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, जब ये सरकार में नहीं थे, मतलब जब चुनाव होने वाला था, तो इन्होंने बताया था कि मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, शरणार्थी हैं, ठीक है दोस्तों, शरणार्थी हैं, उनसे जो उन्होंने जो भूमि कब्जा कर रखी है, तो उनको उससे मुक्त करवाया जाएगा और उनको किसी दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो भूमि अतिक्रमण का जो कार्य शुरू हुआ है वो असम में ही है। तो ये चर्चा में इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पे जो भूमि अतिक्रमण का कार्य हो रहा था, उसी में कोई वीडियो बना रहा था उसका, और असम पुलिस द्वारा उस पर गोली चला दी गई थी दोस्तों, ऐसा न्यूज़ है। तो इसीलिए भूमि अतिक्रमण इस समय चर्चा में है दोस्तों, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है दोस्तों। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, ठीक है दोस्तों, जगदीश मुखी हैं दोस्तों। हम तो सीएम राज्यपाल ऐसे ही याद करवा देंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं पंजाब में क्या है। तो पंजाब में दोस्तों इस समय स्थिति कुछ स्पष्ट हुई है, और चिरंजीत सिंह चिन्ना ये दोस्तों बनाए गए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो सिद्धू जी बनाए गए हैं। लेकिन देखिए क्या होता है। और पंजाब के राज्यपाल हैं दोस्तों, पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित दोस्तों हैं पंजाब के राज्यपाल, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों हम लोग अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य सीएम हैं दोस्तों पेमा खांडू, और राज्यपाल हैं दोस्तों बीडी मिश्रा, ठीक है, बीडी मिश्रा हैं दोस्तों राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। और त्रिपुरा के सीएम हैं दोस्तों, त्रिपुरा के सीएम हैं विप्लव कुमार देव, और यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है दोस्तों। ये हैं त्रिपुरा के राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में पर्यटन दिवस विश्व स्तर पर, ठीक है, तो किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 27 सितंबर, 25 सितंबर, 21 सितंबर और 29 सितंबर। दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 27 सितंबर। दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस विश्व स्तर पर हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और ये पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? ये पहली बार मनाया गया था, ठीक है, 1918 में मनाया गया था, ठीक है। और दोस्तों यूएन की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन की दृष्टि से दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन की दृष्टि से भारत का स्थान 26वां है, मतलब 26वें नंबर पे भारत का टूरिज्म है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो दोस्तों अब भारत सरकार के अनुसार जो टूरिज्म से रेवेन्यू का जो वो होता है, वो है दोस्तों 17,78,700 कुछ रुपये दोस्तों, ठीक है। ये भारत सरकार को मतलब इतने रुपए हर साल मिलते हैं पर्यटन से, ठीक है। और जो जीडीपी का दोस्तों हमारे जीडीपी का दोस्तों 15.4% है, ठीक है। ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये सर्वे आया हुआ है विश्व पर्यटन दिवस विश्व पर्यटन दिवस पर ही दोस्तों, ठीक है। ये 27 सितंबर को मनाया जाता है।
और ये अभी हाल ही का सर्वे है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यूएई का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा देश बना है? तो दोस्तों ऑप्शन है जापान, चीन, भारत, यूएसए। तो दोस्तों अभी जो चीन है ये यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब इमरात का दोस्तों ये है सब पहला ट्रेड पार्टनर है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा ट्रेड पार्टनर अभी हाल ही में बना है दोस्तों, ये भारत है, ठीक है। भारत दोस्तों अभी यूएई का दूसरा ट्रेड पार्टनर बना है, ठीक है। यूएई का अभी मतलब जैसे पहली छमाही में ये दोस्तों भारत के साथ जो इसका ट्रेड था वो 38.5 बिलियन का था, तो ठीक है 5 बिलियन का था, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों भी ये रहा आज के 10 क्वेश्चन। कुछ लोगों ने हमें कमेंट में किया था दोस्तों कि मतलब कि जो वीडियो है ज़्यादा लंबा ना बनाया जाए, इसलिए हम छोटे छोटे ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 10 क्वेश्चन को ही लेके चल रहे हैं और आगे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो हम इसको बढ़ाएंगे भी, क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।